दोस्तों ये मिडिल एजेस के बहुत बड़े पार्ट थे जिनका टाइम स्पेन माना जाता है 1340 से 1400 तक, और बहुत हद तक इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कंसिडर किया जाता है। इनका सबसे बेस्ट वर्क माना जाता है कैंटरबरी टेल्स। और भी कई बेस्ट वर्क हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 3 किंग्स को रूल करते हुए देखा था। एडवर्ड थर्ड जिनके ये फेवरेट थे, दूसरे किंग रिचर्ड सेकंड और तीसरे हेनरी फोर्थ। इन तीनों किंग्स को रूल करते हुए देखा था इन्होंने अपने लाइफ टाइम में। तो शुरू से शुरू करते हैं। माना जाता है इनका जन्म 1340 के शुरुआती सालों में लंदन में हुआ था। बाकी तो लोग अंदाजे लगाते हैं 1342, 1343 ऐसा। एक अच्छी खासी मर्चेंट फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर की जान पहचान की वजह से ही इनको कोर्ट में एंट्री मिली, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इनकी फैमिली का ये जो नाम है चॉसर, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज से वर्ड निकला है चॉसर, जिसका मतलब होता है शू मेकर, जूते बनाने वाला। इनके फादर का नाम था जॉन चॉसर। उनकी शादी हुई थी एग्नेस कॉप्टन से। बड़ी अच्छी खासी रिच फैमिली थी चॉसर की। अब दोस्तों यहाँ पर चॉसर थे मिडिल एजेस के राइटर। तो इनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे जैसे विलियम लैंगलैंड, तो ऐसे राइटर्स के कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिलते क्योंकि वो मिडिल एजेस के राइटर थे। लेकिन चॉसर के रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं क्योंकि चॉसर उस टाइम पर एक पब्लिक सर्वेंट थे, लोग जानते थे इनको। और ऑफिशियल लाइफ में कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनके जरिए चॉसर की लाइफ का हमें पता चलता है। ऐसे इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स के इतने रिकॉर्ड्स नहीं मिलते जितने चॉसर के मिलते हैं। तो इनके करियर की शुरुआत कैसे हुई, मैं टाइमलाइन बताता हूँ। सबसे पहले चॉसर अपने फादर की जान पहचान की वजह से एलिजाबेथ डी बर्ग, जो कि काउंटेस ऑफ अल्स्टर थी, उनके कनेक्शन में आए और उनके लिए काम करने लगे एक पेज का। अब काउंटेस की शादी हो गई एडवर्ड थर्ड के बेटे लायनल के साथ में। तो चॉसर की भी उस वक्त टीनेज में थे उस वक्त चॉसर, तो उनकी भी पोजीशन बढ़ गई और वो आ गए कोर्ट के सर्कल में, यानी शाही राज दरबार के सर्कल में। वहां अपनी बाकी की लाइफ गुजारी। फिर उस टाइम पर इन्होंने वहीं बहुत सारे काम किए। उसके बाद 1359 के आसपास 100 इयर्स वॉर, उसमें इनको किंग के बेटे, किंग एडवर्ड थर्ड के बेटे और इंग्लिश आर्मी के साथ भेजा गया लड़ने। फिर 1360 में इनको पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। और किंग एडवर्ड थर्ड को ये बहुत पसंद थे, तो उन्होंने एडवर्ड थर्ड ने 16 पाउंड की रकम देकर चॉसर को रिलीज करवाया, छुड़वाया। और उस वक्त तक ये रकम बहुत बड़ी होती थी। चॉसर ने अपने लाइफ टाइम में बहुत ट्रैवल किया दोस्तों। इसके बाद में बहुत ट्रैवल किया, जैसे फ्रांस, स्पेन, इटली वगैरह। इसके बाद 1366 के आसपास फिलिपा से इनकी शादी हो गई। फिर पता नहीं फिलिपा से इनको कितने बच्चे हुए, 3 या 4। लेकिन चॉसर ने लॉ की भी पढ़ाई की थी। इसके बाद ये 20 जून 1367 में एडवर्ड थर्ड की रॉयल कोर्ट में मेंबर भी बन गए। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि ये एडवर्ड थर्ड की कोर्ट में ऐसी पोजीशन पर थे जिसमें इनको वैरायटी में टास्क मिलते थे। तो इनको बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशंस पर जाना पड़ता था, बहुत ट्रैवल करना पड़ता था। और जहाँ तक बात की जाए इनकी वाइफ फिलिपा की, तो वो भी कोर्ट की एम्प्लॉय थी। उस वक्त इनके एक बहुत ही करीबी दोस्त थे जॉन ऑफ गॉन्ट। तो उनकी वाइफ 1369 में प्लेग से गुजर गई थी, तो उनके लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, द बुक ऑफ द डचेस। ये बहुत ही जरूरी वर्क है दोस्तों। फिर इसके बाद चॉसर गए इटली के ट्रिप पर। वहाँ ये इटालियन ह्यूमनिस्ट पेट्रार्क के कांटेक्ट में आए और उन्होंने चॉसर को मिडिवल इटालियन पोएट्री से इंट्रोड्यूस करवाया। और उन्हीं की फॉर्म्स को, स्टोरीज को चॉसर ने अपने बाद के वर्क्स में यूज किया था। 1378 में जब रिचर्ड सेकंड किंग था, तो उसने चॉसर को एक सीक्रेट एजेंट की तरह मिलान भेजा। वहां पर मिलान जाने के बाद में इनकी मुलाकात होती है जॉन हॉकवुड से। अब दोस्तों ध्यान देना, जॉन हॉकवुड, चॉसर ने एक वर्क लिखा है कैंटरबरी टेल्स। उसके अंदर जो नाइट का कैरेक्टर है, तो वो यहीं से तैयार किया है। ये जॉन हॉकवुड पर बेस्ड है वो कैरेक्टर। फिर इस बीच के सालों का पता नहीं, इन्होंने अपने करियर से लीव ले ली और ये गए कैंट नाम की जगह पर। वहां पर ये कमिश्नर की जॉब करने लगे। तभी शायद इन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखना शुरू किया था, अर्ली 1830s के आसपास। तभी इनका पोएट्री की तरफ पैशन बढ़ने लगा। इसके बाद ये डेप्यूटी फॉरेस्टर बन गए। इसके बाद अक्टूबर 1400 में चॉसर की कुछ अननोन कॉजेस की वजह से डेथ हो गई। अब कहा तो ये भी जाता है कि रिचर्ड सेकंड के कुछ एनिमीज ने इनका मर्डर कर दिया। फिर चॉसर को उनकी डेथ के बाद में वेस्टमिंस्टर एबे लंदन में दफनाया गया। पहले इनको कहीं और दफनाया गया था।
जहां पर वेस्टमिंस्टर एबे में इनको दफनाया गया वो एरिया बन गया पोएट्स कॉर्नर। ये पहले राइटर थे जिनको वेस्टमिंस्टर एबे पोएट्स कॉर्नर में दफनाया गया। ये पहले पोएट थे, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेंड चला है वेस्टमिंस्टर एबे पोएट्स कॉर्नर में दफनाने का, ये ट्रेंड चला था 1599 में एलिजाबेथन पोएट एडमंड स्पेंसर की डेथ के बाद में जब उनको दफनाया गया उस जगह पर, तो ये ट्रेडिशन पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर एबे चला था। अब मैं आपको बताता हूँ चौसर के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे जॉन ऑफ गॉन्ट। ये बड़े पैसे वाले थे तो इनको बड़ा सर्व किया था चौसर ने। बाद में ये दोनों ब्रदर इन लॉ बन गए। कैसे बन गए? जब चौसर ने अपनी वाइफ फिलिपा से शादी की तो उसके बाद में जॉन ऑफ गॉन्ट ने फिलिपा की सिस्टर कैथरीन से शादी कर ली 1369 में। जॉन ऑफ गॉन्ट की फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई थी प्लेग में, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए चौसर ने एक वर्क लिखा था, ध्यान रखना, बुक ऑफ द डचेस। ये वर्क लिखने के अलावा कुछ शॉर्ट पोएम्स भी चौसर ने लिखी है। उन शॉर्ट पोएम्स में एक पोएम है फॉर्च्यून, वो भी जॉन ऑफ गॉन्ट के लिए ही लिखी थी इन्होंने। इनके कुछ मेजर वर्क्स की बात करें तो बुक ऑफ द डचेस, ये जो एलेजी है इसको 1368 में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा दो और अर्ली वर्क्स हैं, पहला तो है एनेलिडा एंड आउटसाइड और दूसरा है हाउस ऑफ फेम। इसके अलावा भी कुछ बड़े वर्क्स जैसे द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ये जो वर्क है ट्रायलस एंड क्रेसिडा, ये बहुत ही बड़ा वर्क है दोस्तों। और इनके बाद 1380s की शुरुआत में उन्होंने कैंटरबरी टेल्स पर काम करना शुरू किया और इन्होंने एक राइमिंग स्टैंजा की टेक्निक को इंग्लिश पोएट्री में इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोला जाता है राइम रॉयल। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है टाइप्स ऑफ स्टैंजाज वाली वीडियो में। तो ये एक टाइप का स्टैंजा होता है राइम रॉयल जिसमें 7 लाइनें होती है, जिसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ये पहले इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया था इस तरह से। तो इनके वर्क द लेजेंड ऑफ गुड वुमन में पहली बार इन्होंने इस टाइप से यूज़ किया था मीटर को। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, चौसर की डेथ के बाद उनकी टेल्स को कंटिन्यू करने वाले या फिर कॉपी करने में सबसे पहले कोशिश की थी जॉन लेडगेट ने। इसको नोट कर लेना, जॉन लेडगेट ने सबसे पहले इनके वर्क्स को कॉपी करने की और कंटिन्यू करने की कोशिश की थी। फिर 17th और 18th सेंचुरी में जैसे राइटर्स जैसे जॉन ड्राइडन, इन्होंने चौसर की स्टोरीज को बहुत एडमायर किया और कभी कभार चौसर को इंग्लिश लैंग्वेज के ट्रेडिशन को शुरू करने का सोर्स माना जाता है। मतलब कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एक पोएम लिखी हुई है बियोवुल्फ, उसकी लैंग्वेज से ज़्यादा करीब आपको मॉडर्न इंग्लिश के चौसर की लैंग्वेज लगती है। सर फिलिप सिडनी ने भी अपने वर्क डिफेंस ऑफ पोएट्री के अंदर चौसर की तारीफ की है। वैसे तो चौसर के टाइम पर सिर्फ कोर्ट की ऑडियंस उनके वर्क्स में इंटरेस्ट लेती थी, ये अपर क्लास लोगों के लिए लिखा करते थे। फिर मर्चेंट क्लास भी इनके वर्क्स में इंटरेस्ट लेने लगी। इनके वर्क्स के प्रिंटेड एडिशन में सबसे बड़ा काम किया था, सबसे पहला काम किया था सर विलियम कैक्सटन ने। इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर थे जिन्होंने इंग्लैंड में प्रिंटिंग को इन्वेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और कैक्सटन ने ही चौसर की कैंटरबरी टेल्स के पहले 2 फॉलियो के एडिशन दिए थे 1478 और 1483 में, लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट्स थे। बाद में इसको वापस रिकलेक्ट किया गया और बार बार पब्लिश करवाया गया। कैंटरबरी टेल्स के बाद में इनका सबसे फेमस वर्क है ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ये जो वर्क है ये ट्रोजन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ वर्क है और इस वर्क में उन्होंने अपनी राइम रॉयल का यूज़ किया है। दोस्तों 1387 में इनकी वाइफ फिलिपा की डेथ के बाद में इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ी और इन्होंने अपने करियर की एंड में कैंटरबरी टेल्स पर काम करना शुरू किया। इन्होंने कैंटरबरी टेल्स में 120 स्टोरीज लिखने का प्लान किया था, लेकिन इसमें 24 स्टोरीज ही ये कंप्लीट कर सके। इससे पहले इनकी डेथ हो गई, तो ना तो इनके पिलग्रिम्स कैंटरबरी कभी पहुंच सके और ना ही ये वर्क कभी फिनिश हो सका। तो ये एक अनफिनिश्ड